नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अल्फोंस डोडेट की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी के बारे में, द लास्ट लेसन। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी ही भाषा का आखिरी सबक लेना पड़ रहा है। और जानते हैं, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि अक्सर हम चीजों की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमारे हाथ से निकल नहीं जाती। तो चलिए, कहानी में सीधे उतरते हैं। हम मिलते हैं फ्रांस से और उसकी सुबह शायद हम सबको थोड़ी जानी पहचानी सी लगेगी। स्कूल के लिए देर हो चुकी है और डांट पड़ने का जबरदस्त डर। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना। कहानी की ये पहली ही लाइन हमें सीधे उसकी दुनिया में खींच लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से, या कहें एक आम चिंता भरी सुबह से। फ्रांस के लिए ना, स्कूल से बाहर की दुनिया कहीं ज्यादा लुभावनी लग रही है। एक ऐसा एहसास जिसे हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रांस इतना परेशान क्यों है? खैर, इसकी कुछ खास वजह हैं। एक तो उसे पार्टिसिपल्स के नियमों पर डांट पड़ने का डर है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ बाहर का मौसम इतना अच्छा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, प्रशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे हैं। जरा सोचिए, व्याकरण के मुश्किल नियमों के सामने ये सब कितना ज्यादा दिलचस्प लगता होगा। अब जैसे ही फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरता है, तो उसकी नज़र बुलेटिन बोर्ड के सामने लगी भीड़ पर पड़ती है। और ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। पिछले 2 सालों से हारी हुई लड़ाइयों की, फौजी हुक्मों की सारी बुरी खबरें इसी बोर्ड से मिली हैं। फ्रांस को ठीक ठीक तो नहीं पता कि क्या हुआ है, पर उसके दिल में एक बेचैनी सी होने लगती है। कुछ तो बहुत गलत है। तो फ्रांस स्कूल पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि माहौल में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। चलिए देखते हैं। स्कूल पहुंचते ही जो पहली चीज फ्रांस को चौंकाती है वो है खामोशी। एक अजीब, अनहोनी सी खामोशी। स्कूल का वो रोज का शोरगुल होता है ना, डेस्कों की खटपट, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराना, वो सब कुछ गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में कोई तराव घुल गया है। और ये कोई आम शांति नहीं है, ये तो रविवार की सुबह वाली खामोशी है। मतलब स्कूल में ऐसी खामोशी, ये तो किसी आने वाले खतरे की घंटी जैसी महसूस होती है। बहुत बेचैन करने वाली खामोशी। और फिर फ्रांस कुछ ऐसा देखता है जो उसे पूरी तरह से हैरत में डाल देता है। क्लासरूम की पिछली बेंचें, जो हमेशा खाली रहती थी, आज उन पर गांव के बुजुर्ग बैठे हैं। पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी वो गंभीर मौजूदगी इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर देती है। तो इस मोड़ पर आकर फ्रांस के मन में और हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या है? ये असामान्य शांति, टीचर का बदला हुआ बर्ताव और गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? और अब उस पल का खुलासा होता है जो इस अजीब माहौल की वजह है। एक ऐसा आदेश जो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला है। और फिर टीचर एम हैमिल वो शब्द कहते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। वो बताते हैं कि ये उनका आखिरी फ्रांसीसी पाठ है। बर्लिन से हुक्म आया है कि अल्सैस और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। सोचिए, एक ही झटके में उनकी भाषा, उनकी पहचान पर रातों रात पाबंदी लगा दी गई है। फ्रांस के लिए ये खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। तो ये था जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था। वो भीड़, वो उदास चेहरे, अचानक सब कुछ भयानक रूप से समझ आने लगता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उसकी जानी पहचानी दुनिया का अंत है। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए इसका ऐतिहासिक संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। ये नक्शा दिखाता है कि 1870-71 के फ्रैंको प्रूशिया युद्ध के बाद फ्रांस को अपने दो अहम इलाके अल्सैस और लॉरेन प्रूशिया को सौंपने पड़े थे। ये कहानी उसी राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में घट रही है। इस खबर का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत था। अब कहानी का ध्यान पछतावे की भावना पर जाता है। उन चीजों को महत्व न देने का पछतावा जो अब शायद हमेशा के लिए खो चुकी हैं। और जानते हैं, इस एक एहसास से फ्रांस का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जो किताबें कल तक उसे मुसीबत लगती थीं, आज वो कीमती पुराने दोस्त बन गई हैं। और जो टीचर इतने सख्त और चिड़चिड़े लगते थे, अब फ्रांस को उन पर सिर्फ तरस आ रहा है। एक ही पल ने सब कुछ बदल दिया। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात होती है। एम हैमिल किसी एक पर इल्जाम नहीं डालते। नहीं, वो कहते हैं कि इस नुकसान के लिए हम सब जिम्मेदार हैं।
फ्रांस, जिसने पढ़ाई को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, उसके माता पिता, जिन्होंने स्कूल से ज्यादा बच्चों को काम पर भेजना जरूरी समझा, और तो और वो खुद को भी दोष देते हैं कि कभी-कभी मछली पकड़ने के लिए उन्होंने ही स्कूल की छुट्टी कर दी। तो ये किसी एक का नहीं बल्कि एक सामूहिक पछतावा है। अब हम कहानी के सबसे शक्तिशाली रूपक यानी मेटाफर पर आते हैं। यह है भाषा और स्वतंत्रता के बीच का गहरा रिश्ता। ये एम हेमिल का सबसे जरूरी संदेश है और ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विचार है। वो कहते हैं कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो उनकी भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं रह जाती। नहीं, वो उनकी पहचान का किला बन जाती है, उनकी आजादी की उम्मीद। जब तक वो अपनी भाषा को जिंदा रखते हैं तब तक उनके पास अपनी सांस्कृतिक जेल से बाहर निकलने की चाबी होती है। कहानी का ये विषय एक बहुत ही वास्तविक विचार से जुड़ता है, भाषाई पहचान। हमारी भाषा इस बात का एक बुनियादी हिस्सा है कि हम कौन हैं, और इसीलिए किसी भाषा का खो जाना इतना व्यक्तिगत, इतना विनाशकारी महसूस होता है। ये सिर्फ शब्दों का खोना नहीं है, ये तो जैसे खुद के एक हिस्से को खो देना है। और अब हम कहानी के सबसे भावनात्मक और विद्रोही चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहे हैं। और समय समाप्त हो जाता है। चर्च की घड़ी के 12 बजते ही पाठ का अंत हो जाता है, और ठीक उसी पल बाहर प्रशिया के सैनिकों की तुरहियों की आवाज सुनाई देती है। ये एक प्रतीक है कि अब एक नया शासन शुरू हो गया है। एम हेमिल का गला भावनाओं से इतना भर जाता है कि वो बोल नहीं पाते, तो वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ये उनका आखिरी शक्तिशाली और खामोश विद्रोह है। और बस इसी के साथ आखिरी फ्रांसीसी पाठ समाप्त हो जाता है। बिना एक शब्द कहे, सिर्फ एक इशारे के साथ एम हेमिल सबको विदा कर देते हैं। ये एक दिल दहला देने वाला और खामोश अंत है, जो शायद शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाता है। और हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, एक भाषा सिर्फ शब्दों से बढ़कर कब बन जाती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भाषा सिर्फ अक्षर और व्याकरण नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी आत्मा की कुंजी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी भाषा को वो सम्मान देते हैं जिसकी वो हकदार है?